नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 को। यह आपकी 11 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं को जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट रहेगा। अब तक हम 3 पार्ट में क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किन के ऊपर टिकी होती है, यानी कि किन्हें हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। तो उसमें परिवहन के साधन, संचार के साधन, व्यापार, पर्यटन, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। उन्हीं के ऊपर उस देश की अर्थव्यवस्था वो टिकी होती है। इस चैप्टर में हम 70% जो पार्ट है उसमें हम परिवहन के साधनों की ही बात करेंगे, यानी कि उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा पार्ट था उसमें हमने समझा था सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और भारत में सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरी जो हमारी पिछली वर्कशीट थी इस चैप्टर की, उसमें हमने बात की थी रेल परिवहन की। रेल परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी समस्याएं क्या है, और रेल परिवहन और सड़क परिवहन की हमने तुलना की थी। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर पाइपलाइन की, और साथ ही साथ हम वाटरवेज यानी कि जल परिवहन की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो ये नवीनतम परिवहन का साधन है। परिवहन का साधन ऐसा नहीं कि पाइपलाइन का पहले प्रयोग नहीं किया जाता था, पहले भी हम प्रयोग करते थे, लेकिन उस वक्त हम सिर्फ वाटर सप्लाई के लिए इसका यूज़ करते थे। अभी अगर बात की जाए तो पाइपलाइन का कई और भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहले शहरों में जो शहर थे उसमें उद्योगों और घरों में पानी की सप्लाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब क्या किया जाता है, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस, इनको शोधनशालाओं तक यानी कि रिफाइनरी होती है वहाँ तक, या उर्वरक कारखाने हैं या ताप विद्युत गृह है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। यानी अब इससे पेट्रोल, चाहे खनिज तेल कह लीजिए उसे, अब खनिज तेल प्राकृतिक गैस है, उसका परिवहन किया जाता है। इसके साथ साथ ठोस पदार्थ है, उनको भी, कुछ ठोस पदार्थ उनको भी तरल अवस्था में बदल के पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जा सकता है। यानी अब इसका महत्व है वो बढ़ गया। अब ये कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है परिवहन किया जाता है, परिवहन तो हम रेलवे से भी कर सकते हैं, हम सड़क परिवहन से कर सकते हैं, तो इसका अपना एक महत्व है। वो इसलिए कि ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि अगर यात्रियों की बात की जाए तो स्थल के ऊपर सबसे सस्ता परिवहन का साधन रेलवे है, लेकिन अगर हम सामान की बात करें तो ये रेलवे से भी सस्ता परिवहन का साधन है। इसमें शुरुआती लागत है, जब पाइपलाइन डाली जाती है, बिछाई जाती है तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद लागत बहुत कम हो जाती है, तो काफ़ी सस्ता परिवहन का साधन है। दूसरा ये कि इसमें मौसम का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हर मौसम में कामयाब है, यानी कि हर मौसम में सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है। इसके साथ साथ जैसे कोई आंदोलन हो रहा है, हड़ताल हो रही है, तो उसका भी इसके ऊपर कोई भी व्यवधान पैदा नहीं होता, कोई भी बाधा नहीं आती। लगातार रेगुलर सप्लाई है वो सुनिश्चित की जा सकती है, यानी कि ये इसके बेनिफिट है। इसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण कि पाइपलाइन को पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। पर्वतीय भाग है, ऊबड़ खाबड़ भाग है, कहीं पर भी इसको बिछाया जा सकता है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। लेकिन पाइपलाइन की कुछ समस्याएं भी है। समस्याएं क्या है, एक तो ये कि इसमें अगर लीकेज हो जाए तो लीकेज का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, पहली। दूसरी समस्या कि अगर लीकेज का पता लग भी जाए तो उसके बाद उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये कि इसमें चोरी की समस्या बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि पाइपलाइन जहाँ से जा रही है और वहाँ से खनिज तेल इत्यादि की चोरी कर ली जाती है, तो सिक्योरिटी का प्रबंध करना पड़ता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये परिवहन का एक बेहतरीन साधन है जब हम तरल पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें भारत में महत्वपूर्ण परिवहन जो पाइपलाइन के जाल कौन कौन से हैं, एक तो असम से कानपुर तक आता है, असम से बोरानी होकर के यहाँ कानपुर तक पहुँच जाता है, पटना होकर के। तो एक ये महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। जो ऊपरी असम के इलाके, ऊपरी असम के इलाके कौन से, जैसे नहर कटिया, शिव सागर, बोरान हो गया, जहाँ से तेल के कुएँ हैं, तो वहाँ से यहाँ तक जो ऑयल रिफाइनरी, वहाँ तक जो तेल पहुँचाया जाता है या प्राकृतिक गैस जो पहुँचाई जाती है वो इस पाइपलाइन से पहुँचाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण है, गुजरात में सलाया से लेकर के जालंधर तक किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, जो दिल्ली होकर के आगे तक इसका विस्तार किया, बठिंडा होकर के, तो ये भी महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। तीसरा है, गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर, एचबीजे गैस पाइपलाइन है ये। एचबीजे ये देश की सबसे महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है जो 1700 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है और इसका और आगे विस्तार किया जा रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण हमारी पाइपलाइन आ जाती है। ओके, तो ये हुई हमारी पाइपलाइन कि ये क्यों महत्वपूर्ण है
और इसकी कमियां क्या है, इसके लाभ क्या है और महत्वपूर्ण पाइपलाइन कौन सी है। अब हम बात करेंगे जल परिवहन की। जल परिवहन की अगर बात करें, हम सभी परिवहन के साधनों की बात करें तो उसमें सबसे सस्ता परिवहन का साधन है वो जल परिवहन ही होता है। जल परिवहन में परिवहन की लागत बहुत कम होती है, इसीलिए जो इंटरनेशनल हमारा ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो जल परिवहन से किया जाता है 90 to 95% के आसपास। दूसरा इसका लाभ है कि स्थूल और भारी सामान को ले जाने में सबसे बेहतर है, क्योंकि भारी सामान है तो उसकी परिवहन की लागत ज़्यादा होगी अगर हम अन्य परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं। जल परिवहन क्योंकि सस्ता है तो भारी सामान के लिए, स्थूल मतलब जो स्थान ज़्यादा घेरते हैं, ओके, और उसकी वैल्यू कम है, तो ऐसे सामान के परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन जल परिवहन है। इसके साथ साथ ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि इसमें ईंधन की बचत रहती है, प्रदूषण बहुत कम किया जाता है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। आज के समय की अगर बात की जाए तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ विदेशी व्यापार है वो भारतीय तटों के स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। विदेशी व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, देश का 95% जो हमारा भार के अनुसार अगर बात करें व्यापार है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो जल परिवहन से किया जाता है। और अगर बात की जाए वैल्यू के हिसाब से तो 68% जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो जल परिवहन के द्वारा किया जाता है। और जल परिवहन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी एक लंबी तटरेखा है और इस लंबी तटरेखा के ऊपर यहाँ पर 12 मुख्य और 187 छोटी और मध्यम बंदरगाहें जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अब ये कौन सी बंदरगाहें, इसके बारे में हम आगे की एक वर्कशीट है मैफा की अलग से आएगी, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण और ज़्यादा हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी नींव जो टिकी होती है वो जल परिवहन के ऊपर ही टिकी होती है। अब हम बात करेंगे देश के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों की। वैसे जो जल परिवहन है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हो गया आंतरिक जल परिवहन और एक हो गया समुद्री जल परिवहन। ठीक, आंतरिक कौन सा होता है, जो देश के अंदर होता है, जैसे नदी में या झील के अंदर हो गया। और जो समुद्री या जल परिवहन की बात करें या महासागरीय जल परिवहन की बात करें तो वो हो गए जो महासागर के द्वारा होता है। ठीक, तो आंतरिक जल परिवहन है उसमें भी हमने कुछ जो महत्वपूर्ण जलमार्ग है उनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया हुआ, जैसे नेशनल हाईवे ना राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऐसे ही राष्ट्रीय जलमार्ग है। कौन कौन से, पहला हो गया हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 यानी कि नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ये गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यानी कि यूपी में प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक जाता है और ये लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक, ये है नेशनल वाटरवेज नंबर 1, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये। उसके बाद दूसरा नेशनल वाटरवेज नंबर 2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक जाता है, सदिया से लेकर के धुबरी तक है। यहाँ पर नावें आसानी से, बड़ी बड़ी नावें हैं वो चलाई जा सकती है, बिल्कुल समतल मार्ग है। ये 891 किलोमीटर लंबा है, यानी कि लगभग 900 किलोमीटर आप लिख सकते हो। तीसरा है नेशनल वाटरवेज नंबर 3, ये केरल में पश्चिमी तटीय नहर के बीच में है, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण आपके जलमार्ग है जो एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते रहे और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 2 और नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग है जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। उसमें नेशनल वाटरवेज नंबर 4, ये काकीनाडा और पुदुचेरी जो नहर है उसके साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विस्तार है, वहाँ पर इसको घोषित किया गया। और नेशनल वाटरवेज नंबर 5, ये माताई और महानदी डेल्टा के मध्य ब्राह्मणी नदी है उसके विस्तार में घोषित किया गया। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स नहीं है उनके पास ये 3 ही वाटरवेज दिए गए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये तो बात हुई आज की इस वर्कशीट की। इस वर्कशीट में हमने समझा पाइपलाइन और वाटरवेज की। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 2 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए, क्वेश्चन दिए गए, चलिए इनको हल करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों का वर्णन कीजिए। ओके, तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है वो है गंगा नदी में हल्दिया से प्रयागराज के बीच में है और कुल लंबाई अगर लिखना चाहो तो आप 1620 किलोमीटर मेंशन कर सकते हो। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक है और 891 किलोमीटर 891 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, ये केरल में पश्चिमी तटीय नहर में और इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करें, पाइपलाइन का महत्व हमें बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, ये परिवहन का सस्ता माध्यम है। दूसरा, इसके रखरखाव की लागत बहुत कम होती है। एक बार पाइपलाइन जब बिछाई जाती है लागत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट है वो नामात्र की होती है, लागत नहीं होती। ये मौसम, हड़ताल इत्यादि बाधाओं से मुक्त है, निरंतर सप्लाई होती है, कंटिन्यूस सप्लाई हो जाती है, ना मौसम का कोई फर्क पड़ता है और ना ही
हड़ताल हो, स्ट्राइक हो, आंदोलन हो, उसका कोई असर होता है इसके ऊपर। इसे कहीं भी और किसी भी प्रकार के इलाके में बिछाया जा सकता है। कहीं मतलब जैसे अंडर वाटर भी बिछाया जा सकता है, और किसी भी इलाके में मतलब जैसे पर्वतीय भाग है, दुर्गम जंगल है, वन है, तो वहाँ पर भी इसको बिछाया जा सकता है। तो ये इसके लाभ या फिर इसका महत्व आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।